नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 12 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूक्रेन संकट को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके अलावा तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आधार बना करके एक न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य अफ्स्पा के अंदर आते हैं, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 5G नेटवर्क से एविएशन सेक्टर को कैसे नुकसान पहुंच सकता है, इस पर जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है एट द सेंटर ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस, और ये टॉपिक जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि इसके शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच में आखिर वे कौन से मामले हैं जिसके कारण इन दोनों के बीच में गतिरोध बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन को लेकर के रूस का जो गतिरोध है वह अमेरिका और यूरोप के कई देशों के साथ बना हुआ है, और इसी को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच में गतिरोध का जो मुख्य केंद्र है वो है डोनबास एरिया। अगर हम डोनबास की बात करें तो डोनबास पूर्वी यूक्रेन का एक छोटा सा क्षेत्र है, और इस छोटे से क्षेत्र में दो स्वघोषित गणराज्यों का निर्माण किया गया है रूस समर्थित विद्रोहियों के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एरिया, जिसको लेकर के रूस और यूक्रेन के बीच में गतिरोध बना हुआ है। अगर हम डोनबास के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि रूसी साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र 1918 में यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक में शामिल किया गया था, और आगे चल करके डोनबास यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य का हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर नाजियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और नाजी कब्जे के दौरान डोनबास में 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। आगे चल करके 1943 में जब स्टेलिनग्राद में नाजियों को हराया गया तो रूस की सेना के द्वारा डोनबास को वापस ले लिया गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेनी राष्ट्र का हिस्सा बन गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा डोनेट्स्क और ये रहा लुहांस्क, और ये दोनों के दोनों सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन का हिस्सा बन गए थे। और यही दोनों जो क्षेत्र हैं उन्होंने खुद को एक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया है, जिसको लेकर के रूस और यूक्रेन के बीच में गतिरोध बना हुआ है। और यह गतिरोध इतना बढ़ गया है कि रूस के द्वारा यूक्रेन की सीमा पर हजारों सैनिकों को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसने यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया है। अगर हम इस संकट की बात करें तो इसकी शुरुआत 2013 के यूरोमैडन में विरोध प्रदर्शन के साथ हुआ था। पश्चिमी समर्थक प्रदर्शनकारियों के द्वारा वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति का विरोध किया गया, और जिसके कारण 2014 में राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को इस्तीफा देना पड़ा, जिनको कि रूस का समर्थन प्राप्त था। और यहां पर जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्रीमिया प्रायद्वीप और डोनबास में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां अधिकांश लोग रूसी बोलते हैं, और यहीं से फिर इस गतिरोध की शुरुआत हुई। इसके तुरंत बाद क्रीमिया पर रूस के कब्जे के तुरंत बाद डोनबास में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, जिससे अंततः एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। और आगे चल करके डोनेट्स्क और लुहांस्क में आप देख सकते हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क में विद्रोहियों के द्वारा एक स्वघोषित गणराज्य की स्थापना की गई, और इसके साथ ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस पर विद्रोहियों को हथियार की आपूर्ति करने और यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए अपने सैन्य कर्मियों को इस क्षेत्र में भेजने का आरोप लगाया। और यहाँ पर यूक्रेन का साफ साफ कहना था कि रूस के समर्थन से ही इन दोनों क्षेत्रों ने खुद को गणराज्य घोषित किया है। अगर हम डोनबास के आबादी की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि डोनबास में यूक्रेनियन मूल के लोगों का बहुमत है, जबकि रूसी मूल सबसे बड़े अल्पसंख्यक के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो 70% आबादी है वह रूसी बोलती है। यहाँ पर रूस का ये कहना था कि जिस तरीके से यूक्रेन में सत्ता का परिवर्तन हुआ और यानुकोविच को अपना पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद से जो नया शासन आया है यूक्रेन में, जो नए राष्ट्रपति बने हैं वहाँ पर, उनके द्वारा इस क्षेत्र में रहने वाले रूसी भाषी लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है,
और इसीलिए रूस ने जो है यहां पर चल रहे विद्रोह का समर्थन किया है। यूक्रेन लाख कोशिशों के बाद इन विद्रोहियों को नहीं हरा पाया और इसके कारण यूक्रेन ने इन विद्रोहियों के साथ मिन्स्क प्रोटोकॉल पर समझौता किया। आपको यह ध्यान में रखना है कि यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसकी मध्यस्थता फ्रांस और जर्मनी ने की थी। आगे चल करके 2015 में मिन्स्क द्वितीय समझौता भी हुआ और यहाँ पर रूस, यूक्रेन और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन यूरोप के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने एक 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह आशा बंधी कि इस क्षेत्र में शांति आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो भी समझौते किए गए थे उसको सही तरीके से लागू नहीं किया। यहाँ पर वे सारी बातें मैंने दे दी हैं जो कि मिन्स्क 2 में यूक्रेन और विद्रोहियों के बीच में समझौते के रूप में कही गई थी। यहाँ पर कहा गया था कि यूक्रेन की सेना और विद्रोहियों के बीच में तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की जाएगी, दोनों पक्षों के द्वारा सभी भारी हथियारों को वापस लिया जाएगा, जिसकी निगरानी OSCE यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया था कि डोनबास के क्षेत्र में मानवीय सहायता को बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन के कानून के अनुसार डोनेस्टक और लुहांस्क क्षेत्रों के लिए अंतरिम स्वशासन पर बातचीत शुरू की जाएगी और संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा उस क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि अगर लड़ाई बंद हो जाती है तो यूक्रेन की सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लेगी। जितने भी विदेशी सैनिक हैं, जो भी सैन्य उपकरण बाहर से इस क्षेत्र में आए हैं, उनकी वापसी के लेकर के भी यहाँ पे समझौता हुआ था। लेकिन यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया और रूस और यूक्रेन के बीच में जो गतिरोध बढ़ा उसके कारण यूक्रेन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तरफ झुक गया और अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को एक बहुत बड़ी सैन्य और वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, जिसके कारण रूस का जो दृष्टिकोण है इस क्षेत्र के लिए वो बदलता गया और इस साल के शुरुआत में रूस ने सीमा पर हजारों सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जून में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के जिनेवा शिखर सम्मेलन के बाद रूस के द्वारा इन सैनिकों को वापस ले लिया गया। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन को पश्चिमी सहायता मिलती रही और नाटो देशों के द्वारा ब्लैक सी में अपनी गतिविधियों को नहीं रोका गया तो यहाँ पर रूस ने वापस से अपने सैनिकों को इस क्षेत्र में भेज दिया और तभी से रूस का यूक्रेन के साथ और अन्य पश्चिमी देशों के साथ यह गतिरोध बना हुआ है। और जितनी भारी मात्रा में यहाँ पर सीमा पर रूस के द्वारा सैनिकों को इकट्ठा किया गया है उससे लड़ाई कभी भी हो सकती है, जिसकी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है ये और यहाँ पर इस गतिरोध में रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं और यहाँ पर सबसे अंतिम में ये कहा गया है कि कोल्ड वॉर के बाद रूस और अमेरिका के बीच में एक छोटे से क्षेत्र को लेकर के जो गतिरोध दिख रहा है वह काफी भयानक रूप ले सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस को शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और न्यूज आया है जिसका शीर्षक है G7 पुट्स अप यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रसिया। तो जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा किया कि यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के रूस और अन्य पश्चिमी देश एक दूसरे के आमने सामने हैं और यहाँ पर G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है वहां पर भी ये कहा गया है कि ये सातों के सातों देश रूस के खिलाफ मिल करके लड़ेंगे और जिस तरीके से यूक्रेन क्राइसिस में रूस का हाथ बताया जा रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर G7 के द्वारा ये कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ यूक्रेन क्राइसिस पर बातचीत भी की गई है और अमेरिका का रुख तो आप सभी जानते ही हैं इस क्राइसिस को लेकर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि इसी क्राइसिस से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द तालिबान डेट फाइटिंग पाकिस्तान और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ जो संघर्ष विराम
लागू किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो फैसला है वह पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन वापिस आया, उसे यह समझा जा रहा था कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में बहुत ही मजबूत हुआ है। लेकिन जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम को लेकर के जो समझौता था उसको समाप्त किया गया है, उससे अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। अगर हम टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात करें तो इसका गठन 2007 में किया गया था और इसका गठन जमीयत उलेमा इस्लाम से जुड़े एक पश्तून बैतुल्ला मसूद के द्वारा किया गया था। टीटीपी पाकिस्तान के भीतर सबसे शक्तिशाली आतंकवादी संगठन के रूप में उभरा है, जो पश्तूनों और लश्कर जानवी जैसे सुन्नी चरमपंथी समूहों के द्वारा संचालित है। अगस्त में अफगान में जब तालिबान काबिज हुआ तो वहां पर तालिबान के द्वारा टीटीपी और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की गई, जो कि अब समाप्त हो गया है। और जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान में बहुत ही बड़े बड़े हमले किए गए हैं, उसकी आशंका फिर से अब जताई जाने लगी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गठन कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया। यहाँ पर युद्ध विराम के समझौते को तोड़ने के लिए टीटीपी के द्वारा यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के समझौते को पूरी तरीके से लागू नहीं किया। और यहाँ पर एक समझौता यह हुआ था कि पाकिस्तान टीटीपी के जो लड़ाके हैं जिनको कि पाकिस्तान के द्वारा कैद किया गया है उनको रिहा करेगा। यहाँ पर टीटीपी का कहना है कि सरकार ने 100 से अधिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया था, जिसे उसने पूरा नहीं किया। यहाँ पर पाकिस्तान का यह कहना है कि वह कैदियों को तो रिहा करेगा, लेकिन उन्हें सीमा पार करके अफगानिस्तान जाने नहीं देगा। और इसी एक बात पर यह पूरा का पूरा समझौता यहाँ पर खत्म हो गया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का यहाँ पर एक और मांग है कि वह चाहता है कि पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की तरह ही शरिया कानून लागू किया जाए। यहाँ पर पाकिस्तान को यह चिंता है कि अगर वह इन कैदियों को रिहा कर देता है और अगर वह अफगानिस्तान चले जाते हैं तो फिर वे पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रह जाएंगे और टीटीपी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाने के लिए और भी बहुत सारे हमले कर सकता है, जिसको कि पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो चिंता है वो भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर हम टीटीपी की बात करें तो टीटीपी पहली बार 2007 में सुर्खियों में आया, जब उस पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के हत्या का आरोप लगाया गया और उसे जिम्मेदार ठहराया गया। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि एक चुनावी रैली के दौरान बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप टीटीपी के नेता बैतुल्ला मसूद पर लगाया गया था। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि चूंकि बेनजीर भुट्टो अमेरिका की समर्थक थी और यहाँ पर टीटीपी को लगता था कि अगर बेनजीर भुट्टो की सरकार बन जाती है तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ चला जाएगा, और इस कारण से उन्होंने बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी। तो यहाँ पर इस कारण से सबसे पहले टीटीपी सुर्खियों में आया। अगर हम इस संगठन के पुराने इतिहास में जाएं तो यहाँ पर इस संगठन की जड़ें भी अफगानिस्तान पर 2001 में जो अमेरिकी हमला हुआ था उस तक जाती हैं। आप सभी को पता होगा कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका के द्वारा हवाई हमले किए गए और जमीनी आक्रमण किया गया तो बहुत सारे जो विदेशी लड़ाके थे, उसमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल है, वे सारे के सारे अफगानिस्तान छोड़ करके पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों में चले गए, जैसे बंजौर, मुहम्मद, खैबर, और वहां पर उन्होंने बड़ी मात्रा में जाकर के शरण ले लिया। और इन्हीं आतंकवादियों को मिला करके जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर हम टीटीपी के संस्थापक बैतुल्ला मसूद की बात करें तो 1990 के दशक में तालिबान के काबुल पर कब्जा होने के बाद बैतुल्ला मसूद भारत, रूस और ईरान द्वारा समर्थित तालिबान विरोधी मिलिशिया यानी कि नॉर्दर्न अलायंस से लड़ने के लिए अफगानिस्तान गया था। और 2001 में तालिबान शासन के गिरने के बाद मसूद पाकिस्तानी कबायली क्षेत्रों में एक प्रमुख कबायली नेता के रूप में उभरा, जहां उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का स्थापना किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का लक्ष्य वही है जो अफगानिस्तान में तालिबान का है,
यानी कि देश में पूरी तरीके से एक कठोर शरिया कानून लागू करना। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसे उखाड़ फेंका जाए और पूरे देश में एक कठोर शरिया कानून लागू किया जाए, जिसके लिए वह लगातार संघर्ष कर रहा है। अगर हम तालिबान के द्वारा उसको समर्थन की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब से तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आई है तो तालिबान के बीच में भी दो गुट बन गए हैं। एक का नाम है कंधार गुट और दूसरा का नाम है काबुल गुट। यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो कंधार गुट है, जिसके नेता हैं उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब, जो कि तालिबान के पूर्व नेता मुल्ला उमर के बेटे हैं, वे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों के द्वारा ये कहा जाता है कि इनका जो गुट है वह एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम करेगा, यानी कि वह आईएसआई के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ जो ग्रुप है काबुल गुट, उसमें जो है हक्कानी नेटवर्क का दबदबा है और आप सभी जानते हैं कि हक्कानी ग्रुप का पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध हैं और इस कारण से भी यह कहा जा रहा है कि तालिबान के लोगों के द्वारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन किया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। तो यहाँ पर उन सभी बातों की चर्चा की गई है। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है, कैसे इसका जन्म हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट आर अंडर अफ्स्पा, और ये टॉपिक जिस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो इस टॉपिक पर पिछले दिनों हमने काफी चर्चाएं की हैं। आप सभी को पता है कि अफ्स्पा क्या होता है, कैसे लागू होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अलग हैं, हम लोग सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से यहाँ पर अफ्स्पा की उत्पत्ति को लेकर के कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं, उसको आपको जरूर नोट कर लेना है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ और उसके कारण जो दंगे भड़के, उसको रोकने के लिए 1947 में सरकार के द्वारा 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। पहला था बंगाल अशांत क्षेत्र सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां अध्यादेश। इसके बाद असम, पूर्वी पंजाब, दिल्ली और संयुक्त प्रांत के लिए 3 अध्यादेश जारी किए गए। इन्हें एक सामान्य कानून सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1948 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह 1 वर्ष के लागू होना था, लेकिन यह 1957 में निरस्त किया गया। तो ये जो जानकारी है बहुत ही रोचक है, बहुत ही नई जानकारी है, जिसको कि आपको जरूर ध्यान से नोट कर लेना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफ्स्पा की उत्पत्ति कहीं ना कहीं हमारी आजादी के समय जो दंगे हुए थे और उसको रोकने के लिए सशस्त्र बलों को जो विशेष शक्तियां दी गई थी उससे जुड़ा हुआ है। जो 4 अध्यादेश जारी किए गए थे उस समय दंगों को रोकने के लिए, वे 1 वर्ष के लागू किए गए थे, लेकिन 1957 में ये कानून निरस्त किए गए और इसके बाद ही अफ्स्पा का उत्पत्ति हुआ। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसके बाद राष्ट्रपति ने मई 1958 में सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष शक्ति अध्यादेश जारी किया। प्रारंभ में यह सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता था। बाद में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के निर्माण के बाद इसमें अनुकूल परिवर्तन किए गए। तो यहाँ पर जो जानकारी है उसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। बाकी हमने अफ्स्पा को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं की हैं। इसके धारा 3 और धारा 4 को लेकर के हमने चर्चाएं की हैं, उसको बार बार रिपीट करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी हमारे देश में यह कानून कहाँ कहाँ लागू किया गया है। आप इसे मैप से भी देख सकते हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि आखिर यह कानून हमारे देश के किन किन स्टेट्स में लागू किया गया है और कहां कहां से इसे हटा लिया गया है। यहां पर कहा गया कि अभी इसे पूरे असम और नागालैंड में लागू किया गया है और अभी हाल ही में 28 अगस्त और 30 जून को असम और नागालैंड में इसका विस्तार किया गया है। इसे मणिपुर में भी लागू किया गया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ करके इसे पूरे मणिपुर में लागू किया गया है और दिसंबर 2020 में ही इसे 1 और वर्ष के लिए अधिसूचित किया गया है। उसी तरीके से यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि मई 2015 में त्रिपुरा में अफ्स्पा को रद्द कर दिया गया था।
उसी तरीके से मेघालय में 1 अप्रैल 2018 को इसे वहां पे रद्द कर दिया गया। तो इस तरह की बातें हैं जहां से आपको ये समझ में आता है कि अभी यह कानून कहां कहां लगा हुआ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस न्यूज में, वह सबसे अंतिम में है। इसे आपको जरूर पढ़ना है। यहां पर कहा गया है कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में सरकार के द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और यहां पर इस समिति के द्वारा अप्सपा को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। समिति ने सुझाव दिया था कि आतंकवाद से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। तो इस कमेटी के बारे में जो जानकारी यहां पर दी गई है उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। बाकी इसमें जो भी बातें कही गई हैं उन सभी पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया है और इसीलिए जो नई बातें थी उसे मैंने आपको यहां पर स्पेसिफिक तौर पर कहा है पढ़ने के लिए। यह कानून कैसे बना इसके बारे में जो यहां पर जानकारी दी गई है उसको आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया में 5G को लागू करने की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन 5G को लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं और ऐसे ही एक चिंता का जिक्र इस न्यूज में किया गया है। यहां पर एक प्रश्न को उठाया गया है कि क्या 5G नेटवर्क और एविएशन का विस्तार सुरक्षित तरीके से सह अस्तित्व में हो सकता है, और यहां पर अमेरिका के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं एविएशन सेक्टर के लिए उसका क्या असर पड़ने वाला है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 7 दिसंबर 2021 को यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने 2 निर्देश जारी किए जो कि 9 दिसंबर 2021 से प्रभावी हो गया। और यहां पर 5G का प्रभाव विमानन सुरक्षा पर किस तरीके से पड़ेगा उसको लेकर के ये गाइडलाइन थे। और यहां पर यह कहा गया है कि 5G हवाई परिवहन की 2 श्रेणियों को प्रभावित करने वाला है। पहला है परिवहन और नागरिक श्रेणी और दूसरा है हेलीकॉप्टर। यहां पर ये निर्देश दिए गए हैं कि 5G जो कि 3700 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच में काम करता है, उससे जो है एरोप्लेन के जो रडार होते हैं या फिर जो वहां पर अल्टीमीटर लगा हुआ होता है उसमें इंटरफेरेंस होने की संभावना जताई जा रही है। यहां पर एक और रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि 5G जो कि 3700 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 4200 मेगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है, और यहां पर विमान में जो रेडियो अल्टीमीटर होते हैं उसमें उपयोग की जाने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 4200 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 4400 मेगाहर्ट्ज रेंज के करीब होती है। तो यहां पर पूरी संभावना है कि अगर हम विमान के अंदर 5G का उपयोग करेंगे या फिर जो 5G के टावर लगाए जाएंगे एयरपोर्ट के नजदीक, उससे इन रेडियो अल्टीमीटर में इंटरफेरेंस पैदा होगा जो कि विमान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो यहां पर यही बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस फ्रीक्वेंसी में 5G चलाया जाएगा वह फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं विमान के अल्टीमीटर और अन्य उपकरणों के लिए इंटरफेरेंस पैदा करेगा जिससे कि विमान की जो सुरक्षा है वह खतरे में पड़ सकता है। यहां पर विमान के कौन कौन से उपकरण इस फ्रीक्वेंसी से प्रभावित होंगे उसको लेकर के डिटेल में चर्चा किया गया है। यहां पर एयरबस के एक अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि जो बड़े विमान होते हैं उसमें 2 प्रकार के अल्टीमीटर लगे होते हैं। एक होता है प्रेशर अल्टीमीटर और दूसरा होता है रेडियो अल्टीमीटर। प्रेशर अल्टीमीटर समुद्र तल से विमान की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, वहीं अगर हम रेडियो अल्टीमीटर की बात करें तो यह तुरंत नीचे की सतह से ऊपर के विमान की ऊंचाई को मापता है, और ऐसा करने के लिए यह सीधे नीचे एक रेडियो सिग्नल प्रसारित करता है जिससे कि यह पता चले कि विमान जमीन से अभी कितने ऊपर है, और विमान को लैंड करने के लिए इसकी सख्त जरूरत होती है। यहां पर कहा गया है कि रेडियो अल्टीमीटर विमानों की लैंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और यहां पर अगर डेटा में कोई भी गड़बड़ी होती है इंटरफेरेंस के कारण तो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि विमान में ऐसे बहुत सारे और उपकरण होते हैं जो कि इस रेडियो अल्टीमीटर के इनपुट पर निर्भर करते हैं, जैसे ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, टकराव से बचाने वाली प्रणाली, ऑटो लैंडिंग इत्यादि। तो अगर रेडियो अल्टीमीटर के डेटा में अगर इंटरफेरेंस पैदा होता है तो उससे
विमान के और जो उपकरण हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। और इसी को देखते यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि क्या 5G एविएशन सेक्टर के लिए नुकसानदायक है। यहाँ पर आगे का रास्ता को लेकर के भी चर्चा किया गया है और कहा गया है खास करके भारत को लेकर के कि भारत को अपने यहाँ 5G को 3.6 गीगाहर्ट्ज बैंड के बीच में रोल आउट करना चाहिए, जिससे कि विमान संचालन में कोई भी हस्तक्षेप ना हो, यानी कि इसके कारण जो है रेडियो एल्टीमीटर में कोई भी इंटरफेरेंस पैदा नहीं हो। यहां पर यह भी कहा गया है कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फिलहाल जहां भी हमारे हवाई अड्डे हैं उस क्षेत्र के 15 समुद्री मील के दायरे में 5G का कोई भी टावर ना हो, यानी कि जो 5G के टावर होते हैं उन्हें हवाई अड्डों से दूर स्थापित किया जाए। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इंटरफेरेंस का असर क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस से कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर के अभी और भी शोध करना बाकी है। लेकिन जब तक कि इस बारे में ज़्यादा पता नहीं चल जाता तब तक पूरी दुनिया के देशों को 5G को रोल आउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं खास करके भारत को लेकर के, जिससे कि भारत इसके संभावित खतरों से बच सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिस तरीके से 5G को लेकर के पूरी दुनिया उत्साहित है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है कि 5G की फ्रीक्वेंसी से विमान के बहुत सारे उपकरणों में इंटरफेरेंस पैदा हो सकता है, यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 5G नेटवर्क और एविएशन का विस्तार सुरक्षित तरीके से सह अस्तित्व में हो सकता है? FAA ने क्या निर्देश जारी किए हैं, इस पर आपको चर्चा करना है। तो अभी अभी हमने इस पर चर्चा किया है। जो भी इस न्यूज में इनपुट दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं, उसका आप इस्तेमाल करें, जो बातें कही गई हैं उसका आप इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर नोट भी दे दिया है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर इसको लिखने का प्रयास करें। सबसे अंतिम में भावी कदम की भी आप चर्चा जरूर करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काबुल में अफगान तालिबान की सत्ता में वापसी से उत्साहित तहरीके तालिबान पाकिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चर्चा करें। तो इस पर भी हमने खुल करके चर्चा की। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आखिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का उदय कैसे हुआ और उसके क्या विचारधारा है, वह पाकिस्तान में क्या हासिल करना चाहता है और किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से यह और मजबूत हुआ है। आशा करता हूं कि आपको आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर रिवाइज कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।